तो मैं नहीं मिला हूँ सर, अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब आपको आपसे अगर शुरू से मैं पढ़ता रहता तो मैं शायद बहुत अच्छा कर पाता, अरे नहीं नहीं यार, तुम बहुत अच्छे क्योंकि हो ही, कोई बात नहीं सर, टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे, नहीं तो आप जैसे, आप सर एक तरह से सर भी हैं, मेरे बड़े भैया जैसे हैं आप, तो नहीं। एक सर मैं आपसे हूँ जितना नहीं, भैया ही बोलो बस, मैं सर तो हूँ नहीं किसी को। आप जितना अच्छा से इंटरेक्ट होते हैं सर, ऐसा मतलब नहीं मिला इन्वायरमेंट हमको। और हाँ पढ़ाई समझ में आती है, चीजें समझ में आती है तो अच्छा लगता है। हाँ, ये तो है। अरे देखो, ये सबका तो सर। तरीका अलग होता है ना। हाँ अब सर। वही बात है। चलो, वही अच्छा है कि पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मतलब यही तो मैंने कि तुम सीखो बस, यस सर, यस सर। वही बात है। अच्छा, तो देखो, तो अब तक हमने देख लिया कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स होती है जो, मतलब तुम बनाना, अब तुमको बनाना आता है मॉलिक्यूल्स, प्रेडिक्ट करना आता है कि मॉलिक्यूल कितना हाँ। अच्छा है, मतलब उसका ड्रग डिजाइनिंग प्रॉपर्टीज है या नहीं, एडमेट प्रॉपर्टीज है या नहीं, ये हाँ सब तो यस है, सर। ठीक है। पर अब क्या, अगर मॉलिक्यूल तो बन गया, मॉलिक्यूल तो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो क्या तुम उसको समझ पाओगे कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? समझ नहीं आएगा। तो मेजर थिंग इज दैट आफ्टर यू डेवलप अ मॉलिक्यूल, इट मस्ट इंटरैक्ट विद दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, राइट? यस पर सर। जब इंटरैक्ट होगा, सो फॉर इंटरैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल विद दिस प्रोटीन, वी हैव टू डील विद द प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्लियर? अब कुछ कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि जो आसानी से मिल जाती है, कि हाँ ठीक है, ये मॉलिक्यूल, अच्छा तुम पाईमॉल इंस्टॉल कर लिए थे ना, मैं भूल गया था। यस। हाँ यस ठीक सर, है, यस वेरी सर। गुड। तो मॉलिक्यूल है कि मिल गया, तो मॉलिक्यूल है, उसके साथ में ड्रग को लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड डॉकिंग। डॉकिंग से पता चल गया कि कहाँ मॉलिक्यूल लग गया, एंड आफ्टर दैट यू कैरी आउट द एमडी सिमुलेशन। एमडी सिमुलेशन करके हमें ये भी पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, ना आ रहा है, तो बस हो गया, वेरी गुड। पर कुछ कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसकी स्ट्रक्चर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है? क्यों सॉल्व नहीं कर पाते? बिकॉज उसको प्रोटीन का कुछ होता है कि ऐसे कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स आर रियली डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई, रियली डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई। मतलब वो लोग वहां से सेल मेम्ब्रेन से लगा के तुम बाहर मांगो, फिर उसे प्यूरिफाई करो, दैट्स रियली अ टफ डिसीजन, होता नहीं है ज्यादा, और होता भी है तो बहुत कम कंसंट्रेशन में मिलता है। और स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए प्रोटीन कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? यस सर। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं मिला तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, राइट? सो यस। द मेन थिंग इज प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? तो एनीथिंग दैट वी डील विथ प्रोटीन इज नोन एज प्रोटियोमिक्स। सो व्हाट इज प्रोटियोमिक्स? Proteomics means study of the entire proteome of your system. अब प्रोटियोम ऑफ द सिस्टम मतलब, प्रोटियोम ऑफ द सिस्टम मतलब तुम्हारा पूरा, जैसे कि एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, तीन प्रोटीन, हम लोग जब काम करेंगे तो एक प्रोटीन को लेकर काम करते हैं, राइट? एक प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन ही ज्यादा ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, इसी को मार दो तो कैंसर खत्म हो जाएगा, तो एक प्रोटीन को लेकर काम करते हैं कि अच्छा बुखार हो रहा है तो कॉक्स 2 के लिए हो रहा है, कॉक्स 2 को इनहिबिट कर दो, बुखार कम जाएगा, ऐसा काम करते हैं। पर बॉडी में वैसा तो नहीं होता है, क्योंकि जो कॉक्स 2 है या फिर जो वीजीएफ है, कोई भी प्रोटीन हो, दैट डज नॉट वर्क अलोन, इट वर्क्स विथ, मतलब जैसे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो ये जो तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम अकेले पढ़ रहे हो? ये पढ़ने नहीं के लिए सर। मेरी हेल्प लग रही है, राइट? यस सर, यस मेरी सर। हेल्प लग रही है। फिर अब जो कंप्यूटर लैपटॉप बनाया है उसकी हेल्प लग रही उसकी है। हेल्प। यस अब सर। जो इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइड करती है उसकी हेल्प लगती है, यस बहुत सर। हेल्प लगती है, राइट? जो घर पे बैठे हो, तो घर भी तो पापा के बने हैं, तो पापा की हेल्प यस लगती है, सर। सबकी हेल्प यस लगती सर। है। अब बात यह है कि जब ये जो हेल्प लगती है, तो इसे तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, राइट? मतलब यस बस सर। यार टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी की बात है, मेरा बात है और उसकी टीचर बात। पर सिस्टम में भी वही बात है, प्रोटीन मेजर इफेक्टर हो सकता है, टीचर की तरह प्रोटीन मेजर इफेक्टर हो सकता है, बट there are other proteins that help in that particular process, and that's why that is known as सेल सिग्नलिंग। वो सेल सिग्नलिंग में वो पाथ लेके वो काम करके, मतलब कि एक प्रोटीन से काम नहीं होता है, बॉडी पे जितने भी प्रोटीन है सबका हर एक रोल होता है, एंड एवरीवन हेल्प्स इन अ पर्टिकुलर सिग्नलिंग पाथवे। तो प्रोटियोमिक्स में, rather than studying a single protein, we study all the entire protein of the system. अब जब मैंने सिस्टम कहा, सिस्टम मतलब क्या हो सकता है? सिस्टम मतलब एक सेल हो सकता है, एक ऑर्गेन हो सकता है, एक टिश्यू हो सकती है, एक तुम्हारा एक बैक्टीरियल से कुछ भी हो सकता है। सिस्टम मतलब द एंटायर थिंग, ओके? यस सर।
तो दैट इज प्रोटियोमिक्स। अब प्रोटियोमिक्स की एक बात है, तो प्रोटियोमिक्स एंड जीनोमिक्स इज डिफरेंट। व्हाट इज जीनोमिक्स? Genomics is the study of DNA sequences or डीएनए RNA सीक्वेंस मतलब sequences. पूरा जो जीन सीक्वेंस है उसका स्टडी है जीनोमिक्स, एंड प्रोटीन, सब प्रोटीन की स्टडी है प्रोटियोमिक्स। Yes, अब sir. ये दोनों अलग है। कैसे अलग है? अब कोई बोलेगा कि मैं जीनोमिक्स स्टडी कर रहा हूँ, कोई कहेगा कि मैं प्रोटियोमिक्स स्टडी कर रहा हूँ। सो हाउ आर द डिफरेंट प्रोटीन एंड जीनोमिक्स regarding the study? The study is different is that genomics of a system is absolutely constant. तुम्हारे Yes. शरीर के अंदर जो जीन है क्या वो चेंज हो रहा है? No. वो चेंज नहीं होता है, बट द प्रोटियोम चेंजेस। हमारा जो प्रोटियोम है वो चेंज होता जाता है, क्योंकि Yes, sir. देखा गया है कि देयर आर वेरियस प्रोटीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड ओनली एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि जब फॉर एग्जांपल दैट जब हम लोग सोते हैं तो देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन प्रोटीन इज ओनली प्रोड्यूस्ड एट नाइट, बस रात को ही प्रोड्यूस होती है। हेल्प क्या करती है? दैट एक्चुअली अलाउज अस टू फॉल स्लीप, इसलिए रात होने पे नींद आती है। पर अब जो सिस्टम आ गया कि लोग वो कैसे मापते हैं? वो मापता है, वो हमारी आंखों से बाहर की रोशनी की इंटेंसिटी मापती है कि बाहर रोशनी की इंटेंसिटी कितनी है। अब जैसे जैसे रात होता है इंटेंसिटी तो कम होती जाती है, राइट? एंड दैट्स हाउ इट गेट प्रोड्यूस्ड। तो अब तुम अगर एक सेल की प्रोटीन, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन और भी है, एक्सबैल1, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है, क्लॉक, जो प्रोटीन मतलब जो बस एक ही टाइम पे जैसे कि रात को ही प्रोड्यूस होती है। अब कुछ कुछ प्रोटीन होती है कि सुबह प्रोड्यूस होती है। अब तुम इन सारे प्रोटीन्स को तुम अगर एक साथ ले लो और देखो कि तो देखो कि यार प्रोड्यूस तो मतलब दिन में तो ये प्रोड्यूस तो है नहीं, राइट? पर रात को है। सो दैट्स हाउ द प्रोटियोम चेंजेस। समझे? Yes, sir. अब बात है कि अब जो तो मेलाटोनिन तो रात को नींद आती है, पर हमें नींद क्यों नहीं आती है? बिकॉज द प्रॉब्लम इज दिस पर्टिकुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लैपटॉप, मोबाइल, टीवीज, क्योंकि Yes, इट sir. मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो जितना हम लैपटॉप की तरफ देखेंगे, जितना हम लोग मोबाइल देखेंगे, जितना हम लोग टीवी सीरीज वगैरह देखते रहेंगे, तो वो तो इंटेंसिटी लाइट आंख में जा रही है। Yes, sir. तो बॉडी एज्यूम्स दैट रात तो अभी हुआ नहीं है, चलो मेलाटोनिन प्रोड्यूस ही मत करो। मेलाटोनिन प्रोड्यूस मत करेगा तो क्या होगा? तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। और ऐसे चलते 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 दैट्स व्हाई द स्लीप साइकिल इज चेंजिंग। लोग देखते हो ना, रात मेरे जो दोस्त है रात 2-3 बजे तक जगे रहते हैं, Yes, sir. मोबाइल देखते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसी के लिए वजह से। इसीलिए हमेशा बिफोर यू स्लीप 1 घंटा पहले सब यूज करना बंद कर दो। रीड सम बुक्स, बुक पढ़ो, बातें करो, कुछ भी करो, मगर मोबाइल और लैपटॉप मत देखा करो, नहीं तो बाद में असर पड़ती है। ओके, Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो इसीलिए अब हम ये है प्रोटियोमिक्स। अब प्रोटियोमिक्स की तरह तरह की चीज होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोटियोमिक्स। वन इज एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, another is interaction proteomics, another is structure proteomics. Now I'm not going to discuss the details of proteomics. I'm swiftly going to change to structural proteomics, ठीक है, जो तुम्हें ज्यादा जरूरत है। बाकी सब पे हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। Yes, Now sir. क्या क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, एज यू कैन दैट एज अ नेम सजेस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कितनी दूर तक एक्सप्रेस, कहां कब एक्सप्रेस होती है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, कौन से डिजीज कंडीशन में प्रोड्यूस हो रही है या एक्सप्रेस हो रही है, या फिर नॉर्मल कंडीशन में ही एक्सप्रेस होती है, या फिर डिजीज कंडीशन में इसकी एक्सप्रेशन बंद हो गई। ऑल दिस क्वेश्चंस दे आर रिलेटेड टू एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। The next part is interaction proteomics. What is interaction proteomics? Interaction proteomics deals with the fact that how two proteins interact with one another. एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। Is the interaction very good? इंटरैक्शन हो रही है। अब दोनों प्रोटीन में इंटरैक्शन नॉर्मल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? बिकॉज अगर प्रोटीन नॉर्मल एक इंटरैक्शन नहीं होनी चाहिए तो इंटरैक्शन होने पर कुछ सिस्टम पे तो चेंज दिखेगी। So that is interaction proteomics, because proteins work by interacting with one another, right? That's how protein relay the signal, and that's how the signal is actually reduced. तो अगर वो एक के साथ interaction कर रहा है, it's a very tight affinity interaction, high affinity बहुत high है, interact कर रहा है मतलब अच्छा ठीक है, कुछ expression होने वाला है। interaction नहीं कर रहा है मतलब
अच्छी एक्सप्रेशन नहीं होगी। जैसे कि देखिए हो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कितनी टाइटली एक प्रोमोटर पे बाइंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन कैसा होगा। अगर वो ज्यादा टाइटली बाइंड किया मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन एक्सप्रेस होगी, कम टाइटली बाइंड कर रहे हैं मतलब अच्छी इंटरेक्शंस नहीं होगी। क्लियर? Yes, sir. Now the next set is the final part is 3D structure. 3D structure, and that is the structural bioinformatics part, or in other words we call it structural proteomics. इस पे हम क्या करते हैं, इस पे we try to deduce the structure of the proteins. जिस प्रोटीन की स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली we fail to deduce, we deduce those structures with the help of bioinformatic tools. That is the structural proteomics. So I'm going to focus on this particular structural proteomics part. Okay. स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स पे एक बात है कि अच्छा तो मुझे 2 मिनट दोगे? Yes. ओके, जस्ट 2 मिनट।
हाय शुभंकर. Yes, sir. ओके. तो स्ट्रक्चरल प्रोटीमिक्स में पता चल गया कि दिस इज एक्चुअली क्या है, द हाउ टू डिड्यूस द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन. नाउ द थिंग इज दैट हाउ टू डिड्यूस द 3D स्ट्रक्चर, बिकॉज प्रोटीन पे हमारे पास क्या है, वी ओनली नो द सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, राइट? Now, Yes, sir. from the sequence of the protein, you have to deduce entire 3D structure. That is what the structural proteomics or structural bioinformatic part is. Now, you might say that how are we going to know the structures? Suppose if I simply give you the sequence of a gene, तुम्हें मैंने एक gene की sequence दे दी, so can you simply devise how that particular organism is going to look like? Is it possible to deduce only from a sequence that is it a मतलब बैक्टीरियल सेल बनेगी या फिर ह्यूमन की तरह डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक विचित्र प्राणी बनेगी? It's very difficult to assume, right? Yes, sir. So this is the thing that we do in this structural bioinformatics section. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्लू मिल जाती है. क्या क्लू मिलती है? कि जो प्रोटीन सीक्वेंस से ही हम लोग क्लू ढूंढते हैं. And using that clue we try to deduce up the entire structure. Now generally protein structure कौन से एक्सपेरिमेंट से होती है? कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चलती है? प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलोग्राफी, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रायो ये तीनों एक्सपेरिमेंट है, और तीनों नॉट एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट by which you can deduce a particular structure of a particular protein. Okay, but when this fails, suppose अभी तुम्हारे पास enough cell नहीं है, enough protein concentration नहीं है, protein is difficult to purify, then you have to depend upon the bioinformatics section to deduce the protein. But before we dive into the protein structure, we have to understand the basic nitty-gritty, right? The ingredients को समझना है. जैसे कि तुम्हें घर बनाना हो तो तुम्हें तो पता चलना चाहिए कि ईंट क्या है, ईंट का काम क्या है, सीमेंट का काम क्या है, बालू तो लगता है, बालू का काम क्या है, ये हमें पता चलना लगता है, राइट? Yes, sir. So these are the things. This protein structure पे अमाइनो एसिड एक्टिविटी हमें इसीलिए पता करना होता है. The first thing, because amino acids are the building blocks of proteins. Now, there are generally 20 different type of amino acid present in our body, right? Yes, sir. Apart from it, there are also several other amino acids. जैसे कि there are a few other amino acids also present in our body, but naturally, though these are not natural, these are all the naturally occurring amino acids that are present in our body. But apart from it, there are also a few other amino acids present in our body. पता कर लेना क्या क्या है, ठीक है? Now, every amino acid is physically and chemically it is different. Every amino acid. For example, you can divide it up. कुछ अमाइनो एसिड होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला, कुछ होते हैं नेगेटिव चार्ज वाला, कुछ होते हैं कि अनचार्ज साइड चेन है बट दे आर पोलर. Some are there that have hydrophobic side chains like tyrosine, tryptophan. Some are there with aromatic side chains, right? Like phenylalanine, tryptophan, tyrosine. So every amino acid is characteristically, chemically and physically they are different. Okay, and utilizing this property, we try to develop the protein structure utilizing this particular property. Now, first using this amino acid sequence, protein पूरा बनता है, but there are various layers of protein structure. Okay, the first is the primary structure. What is primary structure? Primary structure is the sequence of amino acid. Sequence of amino acid, starting from the N terminal to the C terminal. C terminal, yes, sir. And how are these amino acids connected to one another? With sulfide bond? नहीं, एकदम नहीं. Oh, अच्छा, COMH, yes, sir. Yes, peptide bond. Yes, sir. Through peptide bond. Okay, through peptide bond, one amino acid is connected to the next amino acid. And if you line it up from N terminal to C terminal, you're going to find that is the primary structure. Now, ये amino acid जो होते हैं, this is 1, 2, 3, 4, 5 these amino acids. Now, these amino acids,
दे हैव, जैसे कि यहाँ पे देखो, देयर आर सम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटीज, जैसे कि देखो NH2 NH2 NH2, all these can partake in hydrogen bond formation. This oxygen can also partake in hydrogen bond formations, right? So that occurs. और यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है, I2I+3 I2I+4 कनेक्शंस हो जाती है. What is I2I+3? I मतलब first amino acid is I, then I+1, second one I+2 I+3, ऐसे करके I2I+3 कनेक्शन या फिर I2I+4 कनेक्शन हो जाए तो अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाती है और इससे क्या होता है, स्प्रिंग की तरह this particular site is coming in close contact with this amino acid, whereas this is coming in close contact with this, और ऐसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, right? So if there is hydrogen bond formation between I2I+3 and I2I+4, then it forms a alpha helix structure, whereas there is also another kind of structure that is known as beta pleated sheet, right? यहाँ पे क्या होता है, the amino acids are generally connected but with one another. यहाँ पे क्या होता है, I2I+3 नहीं, यहाँ पे I2I+5 मिलती है and they are also connected mutually to the other part of the institute. मतलब वहाँ पे जो बीटा प्लेट शीट की यहाँ पे एक शीट है, यहाँ पे एक शीट है, they are connected to interconnected to one another, and this is the secondary structure. When there are hydrogen bonds present in between the primary structure, it gives rise to secondary structure. Similarly, overall ये तो एक domain हो गया, right? This is a particular alpha helical domain, this is a beta sheet domain. And like this, there are going to be various kind of domains in a particular protein. When all these domains come close to one another, बहुत सारे domains come close to one another, they fold upon one another. एक alpha helix के साथ दूसरा alpha helix add up हो रहा है जो bind कर रहा है, एक beta pleated sheet के साथ दूसरा जाके bind कर रहा है. When that folding occurs, then that gives rise to tertiary structure. And when several such tertiary structures comes, it gives rise to a quaternary structure. Okay, that's how this particular protein structure is built up of. Now, in this particular thing, there is one very important structural feature that we have to know about, and that is known as this particular thing. What is this thing? What is this plot? Ramachandran plot. Ramachandran plot. What is this Ramachandran plot? देखो, आप यहाँ पे देखो पहले. Now, when you see this particular protein, as this is a particular amino acid, so there are three different kind of bonds. There is one, there is a psi bond. Psi bond is between C and C alpha. Okay. If you look at this particular protein, this is the C alpha protein, right? So bond between C and C alpha is known as psi bond. Psi bond. Bond between N and C alpha is known as Pi bond. Okay, and bond between N and C is known as omega bond. Omega Now, bond. technically, these are single bonds, so they can assume any angles, right? कुछ भी angle ले सकते हैं. Technically, it is possible, but theoretically it is possible. Practically, it is found out that they cannot assume any structure. There are fixed angles which a protein must assume to become a protein. अगर अमाइनो एसिड को प्रोटीन बनना है तो जैसे कि ड्रग ग्लाइकलेस में कुछ पैरामीटर्स था ना, वी हैव टू ओबे. Similarly, it is found that to become a protein or to act like a protein, there are only few angles. Now, technically 0 to 360 degree में कुछ भी हो सकता है, but practically there are only few angles that it is allowed to take in, and that is denoted in this particular Ramachandran plot. If you see, if it is an alpha helix, अगर ये alpha helix है, then that particular phi psi angle is going to lie around this region, only in this particular region. If it's an alpha helix, it's a right-handed alpha helix. If it's a left-handed alpha helix, it's going to be present in this particular scenario. If it's a beta sheet, antiparallel beta sheet, then here it's a polyproline helix यहाँ पे. So like that, there are only a fixed residues, fixed angles that it can take. These deep reds are the allowed regions. ये जो है, this is the allowed region. This deep red, this is actually the allowed region. Okay. Any protein, अगर उसकी एंगल ये allowed region में है, तो that's a properly folded protein. If it's an unfolded protein, तो उसकी भी यहाँ पे जो black region है,
These black regions are known as disallowed regions. यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? Clear? Clear. Very good. So why it is important? Because after we deduce the protein structure, हमें पता कैसे चलेगा कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हमने बनाई है, is it a properly folded protein or not? क्योंकि we are developing in bioinformatically, right? Yes, So sir. who is going to say that it's a proper structure or not? So इसीलिए Ramachandran plot is important. Later on I'm going to show you how to use this particular thing. Now there is a Leventhal paradox that is there. What is the Leventhal paradox? Now if you simply assume that there are a molecule with 100 different amino acid, okay, or suppose there are 100 amino acid, then how many peptide bonds are going to be there? 100 amino acid, 99 peptide bonds. 99 peptide bonds. Very good. So assume there are 101 amino acid. So if it's a protein with 101 amino acid, there will be 100 peptide bond. Now technically there can be infinite number of possibility for the amino acids to assume angles, right? Angles infinite हो सकती है, मतलब 0 to 360 में कुछ भी हो सकता है. बट हम लोग ने देखा कि जो अगर वो ऐसा है भी नहीं, मतलब जनरली सपोज यहाँ पे देखो अलाउड रीजन्स कहाँ पे, यहाँ पे 0 से शुरू करके 180 तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट? बट लेट्स अज्यूम फॉर द सिंपलिसिटी देयर आर ओनली 3 states, there are only 3 angles are possible. Now if there is 100 peptide bond, there are 200 5 bonds, because 100 peptide bond means 1 5 1 side, so 100 peptide bond means 200 100 5 100 side, so total 200 5 bonds. So suppose let's assume there are only कि 3 तरह की angle हो सकती है, only 3 types of different type of angle is possible. Then also for 200 5 bond, 3 to the power 200 or 10 to the power 95 conformations are possible. Now let's assume that protein can fold at 1 quadrillion sample per second. एक सेकंड पे 1 quadrillion samples fold कर जाती है. Then still for a protein to fold properly, it is going to take around, the time it is going to take will be 60 orders more than the age of this universe. But protein folds in milliseconds to seconds. तो इतनी जल्दी प्रोटीन फोल्ड कैसी होती है? How does a protein fold so fast? That is the Levinthal's paradox. Okay, so how does it do? This has been explained by 2 different things. One is the folding funnel example. So what is folding funnel? Now when a particular protein is in an unfolded condition, so generally it is assumed that it is present at the top of the funnel. Okay, when it is in an unfolded condition, it is present at the top of the funnel, and slowly as it falls from this funnel to the bottom of the funnel, the protein starts to fold. वो protein fold होना शुरू हो जाता है, and as it reaches or the bottom, the protein is a properly folded protein. And remember, at this point the protein is energetically in a minimized condition. Okay, energetically it is in a minimized condition, whereas if the protein is at the top of the funnel, it is of high energy protein. High energy है इसीलिए तो उसका सारा बॉन्ड टूट गया है, right? And it got unfolded. That is why it got unfolded, because all the hydrogen bond, disulfide bond, all got broken because it is full of energy. It's an unfolded. As it starts to move down, it gets folded and the energy gets minimized. तो ऐसे होता है. The first thing is that non-polar groups जो होती है, they starts to move away from water. That gets folded inside. That's the first thing that happens. Now there are several amino acid. यहाँ पे जो देखो hydrophobic amino acid. So this hydrophobic amino acid, they don't like to interact with water. Now since they don't like to interact with water, क्या होता है? They starts to move away from the water and they get folded inside. जो प्रोटीन के अंदर पहुंच जाती है, प्रोटीन के अंदर तक पहुंच गई, अंदर चला गया, सारा पोलर अमाइनो एसिड बाहर आ गया. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ फोल्डिंग. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ फोल्डिंग एंड इट हैपेंस इन स्प्लिट सेकंड. द स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, फर्स्ट दैट हैपेंस. बट क्या हमेशा ही अनफोल्ड मतलब नॉन पोलर ग्रुप्स अंदर रहती है? नो, देयर आर समटाइम्स नॉन पोलर ग्रुप्स दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सरफेस.
तो क्या धीरे धीरे क्या होता है, वो फिर स्ट्रक्चर तोड़ने मोड़ने लग जाता है। तो बाद में पता चला कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वंस इट इज गेनिंग इनसाइड, देखो ये जब यहाँ से फॉल कर रहा है तो उसका एनर्जी लो होता जा रहा है, राइट? बट टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर प्रोटीन रिक्वायर्स सम एनर्जी, राइट? अगर मैंने दूसरा एक कॉन्फर्मेशन ले लिया और मुझे अच्छा कॉन्फर्मेशन जाना है तो प्रोटीन नीड्स टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ऑल्टर करने के लिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने फॉर्म कर दिया, अब तो उसे तो तोड़ना होगा। नाउ टू ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्ड आई रिक्वायर एनर्जी, पर यहाँ तो ग्रेजुअली एज आई एम गोइंग डाउन आई एम लूजिंग द एनर्जी, so this is not possible. So later on they changed this funnel and now the current concept is this is the type of funnel. तो यहाँ पे ये hills, plateaus, ये सब क्या है? So see, once the protein starts to move, it reaches a local minima. लोकल मिनिमा में जाके प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर हो जाते कि सारे नॉन पोलर ग्रुप्स अंदर, सारे पोलर ग्रुप्स बाहर, बट दैट इज नॉट द केस। कुछ कुछ पोलर नॉन पोलर ग्रुप्स को बाहर भी रहना होगा, राइट? So slowly the protein starts to get an energy, और that's why you see a uphill. वो उसे एनर्जी लगती है, वो पहाड़ पे चढ़ने लगता है, और जैसे कि पहाड़ पे पीक पे पहुंच गया, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड वो सब टूट गया, और उसका कुछ कुछ जो चीज थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एडिट करना था वो एडिटिंग हो गया, फिर वो नीचे उतरने लगता है। जैसे वो नीचे उतरने लगता है, दैट्स अगेन प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड होना शुरू हो जाता है। And once the protein folding is done, again it reaches a plateau, that is another local minima, and like this it again goes up a particular hill, climbs down the plateau, goes up a hill, climbs down the plateau, and slowly it reaches the region which is known as global minima. Global minima matlab where the entire protein structure is highly stable structure, it is not going to change. Clear? Now, what are the different kind of forces by which protein interact? Hydrophobic interaction, hydrogen bonding, disulfide bonding, polar contacts. These are all polar contacts. There is electrostatic interaction. Okay, these are all different kind of interaction that actually happens in a particular protein. Okay. Now the thing is that while we develop the structure of protein, तो एक बात तो है कि how are we going to predict whether it's a very good protein structuring thing or not? How are we going to predict कि प्रोटीन प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर हो रहा है या नहीं, कैसे प्रिडिक्ट करें? सो देयर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज द न्यू फोल्ड टारगेट. सो वी हैव टू कंपेयर विद सम अदर पीडीबी स्ट्रक्चर टू गेट एन आइडिया. व्हाट इज पीडीबी स्ट्रक्चर? प्रोटीन डेटाबेस स्ट्रक्चर. वेरी गुड. क्या है वो? पीडीबी सर एक डेटाबेस है, स्ट्रक्चरल डेटाबेस है प्रोटीन की. तो देखो, तो चलो पहले थोड़ा सा पीडीबी देख लेते हैं. अच्छा, तो वो लिंक पे क्लिक करो, तो क्लिक करने पे तुम्हें मिल जाएगी ये वाली. तो दिस इज अ प्रोटीन डेटा बैंक. यहाँ पे मतलब जो भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर सॉल्व होती है वो यहाँ पे आके सेव हो जाता है. क्लियर? यू हैव टू सेव दैट पर्टिकुलर डेटाबेस एट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओवर हियर. नाउ जैसे कि अभी अगर तुम्हें कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर ढूंढना हो तो क्या करना होगा? बस यहाँ पे सर्च करना होगा. सिर्फ सर्च एनीथिंग. क्या सर्च करना है? सपोज जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सपोज एक चीज लिख दी. सपोज मुझे VEGF प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखनी है, तो आई विल टाइप इन VEGF. तो देखो स्नेक वेनम VEGF बहुत तरह की आ जाती है, एंड यू हैव टू सिंपली देन नैरो डाउन की तुम्हें कौन सी चाहिए. नाउ सपोज दिस इज द PDB कोड 1WQ8. व्हाट इज दिस? दिस इज द PDB कोड. दिस कोड्स आर एक्चुअली असाइन्ड टू ईच यूनिक प्रोटीन. जो भी प्रोटीन तुम यहाँ पे डालो, ईच प्रोटीन एक्चुअली गेट्स अ PDB code. Okay. Yes, sir. Next, you see this is this particular protein. This is the particular protein, the crystal structure of amine, a VEGF from snake venom. तो snake venom का VEGF प्रोटीन जो है उसका बात है ये. ठीक है? That is this particular thing. Now, click कर लेते हैं. Suppose, let's see what this particular protein is.
So this is the particular protein. Once you click it, it's going to open up. So this is the protein, okay, normal structure. तो यहाँ पे पहला तुम्हें मिलेगा कि क्या क्या पैटर्न्स है, मतलब ये कौन कौन सा प्रोटीन है, इज इट एनी म्यूटेशन, नो, कौन से एनिमल का है, वाइपेरा एस्पिस एस्पिस जो स्नेक है उसका है, व्हाट इज दिस, टॉक्सिन, ये खाने से लोग मर जाते हैं, राइट? So this is the toxin structure. And next you get the experimental method. This is very important. Why? First, मतलब ये कैसे solve किया गया? This is solved through X-ray diffraction. Next you get a resolution 1.9 angstrom. What is resolution? What is resolution? क्या है resolution? Resolution means size of protein. नहीं, resolution मतलब क्या है? Suppose तुम एक, तुम्हारे पास कॉपी पेन है, Yes sir है. तो बस एक दो डॉट बनाओ बहुत आसपास, ओ अच्छा वो अब दूर जाओ, थोड़ी देर बाद क्या तुम दोनों डॉट को दो अलग अलग देख डॉट सकते। डिस्टिंग्विश कर पाओगे? नो सर. नहीं कर पाओगे, लगेगा कि सिंगल लाइन सिंगल डॉट है। ऐसा ही होता है जब हम लोग एक ट्रेन के पटरी पर खड़े रहते हैं, कुछ दूर जाके लगता है ना कि ट्रेन का लाइन एक हो गया है। Yes sir. क्यों है? दैट इज रिजोल्यूशन। हाउ फार कैन यू डिस्टिंग्विश टू distinguishing or to unique point as to unique point. Yes. This is the resolution. Okay. Yes sir. तो यहाँ पे resolution का मतलब, यहाँ पे इसका मतलब है this particular structure is able to distinguish two different atoms by as two different atoms if they are separated by a distance of 1.9 angstrom. अगर कोई एटम 1.9 angstrom से नीचे है, suppose two atoms are separated by a distance of 1.8 angstrom. So this particular method is unable to solve that particular thing as a unique structure. Okay, तो वो दो एटम को सिंगल एटम ले लिया है. Only the atoms that are separated by 1.9 angstrom and above, those two are taken as two separate atoms. Clear? Yes sir. So resolution कम होना बेहतर है या ज्यादा होना बेहतर है? Resolution. कम होना. कम होना बेहतर है. ठीक है, कम होना बेहतर है, क्योंकि देखो ज्यादा होना मतलब क्या, अगर रिजोल्यूशन 5 एंगस्ट्रॉम का है मतलब 5 एंगस्ट्रॉम से कम जो ज्यादा है उन सब तो एक ही हो गया, राइट? वही तो बात है, मतलब वो तो स्ट्रक्चर अच्छी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी. हाँ, Yes तो sir. कम होना बेहतर है. The lower the resolution, the better the structure. Now any X-ray structure, they have a lower resolution structure. NMR structure, they are not low resolution structure. Okay, वो low resolution structure होती नहीं है, और NMR structure और X-ray structure low resolution structure होती है. But anything, तुम कहते हो what is the cutoff? Anything below 3 angstrom is known to be a good structure. ठीक है, कोई भी structure की resolution 3 angstrom से कम हो तो that is known as a good structure, or you can take that particular structure to move ahead and do your job. Okay, and यहाँ पे देखो the major thing, यहाँ पे देखो, remember, देखो यहाँ पे क्या है, रामाचंद्रन आउटलायर, राइट? व्हाट इज दिस रामाचंद्रन आउटलायर? इसका मतलब देखो, रिमेम्बर यहाँ पे देखो जो रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, तो नेचुरली अमाइनो एसिड कहाँ पे होनी चाहिए? सबकी पॉइंट, ये जो अलाउड रीजन इसके अंदर होनी चाहिए, जो रेड रीजन इसके अंदर होनी चाहिए, राइट? पर कभी कभार बाहर भी होती है इन डिसअलाउड रीजन्स, एंड दिस इज नोन एज आउटलायर्स. दिस इज नोन एज आउटलायर्स. जनरली glycine and prolines are present in the outliers generally, but ideally it should not. No, not a single amino acid should be in outlier position, right?
क्योंकि जितना अमीनो एसिड आउटलायर पे होगा उतना तुम्हारा स्ट्रक्चर बदतर है। आउटलायर जितना बढ़ेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर उतना गंदा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटलायर क्या है, 0 है, मतलब इट्स अ वेरी गुड फोल्डेड स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई रामचंद्रन आउटलायर दिखा रहा है कि देयर इज नॉट अ सिंगल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द आउटलायर, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड दैट रेड जोन, दैट इज नोन एज, मतलब ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर। ओके, so that's how you understand this particular thing, distribution कितना है, आउटलायर क्या है। Similarly side chain outliers, only 1.1% of that side chain is present in the outliers, that is acceptable, ठीक है। only 1% is present, मतलब that's okay, very good, ठीक है। okay, next you have the clash core. What is clash core? clash core मतलब how are these amino acid clashing with, normally is there any clash between two amino acid if it is properly folded? No, they maintain the distance, but अगर properly folding नहीं हुआ तो they clash with one another. Okay, so is there a clash core? Yes, there is a clash core because they, जैसे कि 1.9 है, कुछ अमाइनो एसिड तो हो सकता है कि properly fold नहीं किया, वो लोग ने पता नहीं कर पाया कि कहाँ है, तो that's why the clash cores are there. Now if you come down, this is the paper in which they have solved this structure. You can simply click on this particular thing to read about this particular paper. And if you again come down, so this is the particular, this is the VGFA, this is known as chain A, sequence length, there are 110 amino acid organism, and this is the image of that particular protein, and this is the entire sequence of that particular protein. This is the sequence and this is the technique. See, this is the hydropathy, मतलब हमारा कौन सा अमीनो एसिड कितना हाइड्रोफोबिक है, ये है। This is a disorderness. What is disorderness? बताओ, what is disorderness? डिसऑर्डरनेस मतलब तुम्हारा प्रोटीन की रैंडमनेस कितनी है। नाउ इन अ प्रॉपर्ली फोल्डेड स्ट्रक्चर, अगर तुम्हारा घर बहुत सजाया हुआ हो तो उसका डिसऑर्डरनेस कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, राइट। ऐसे क्या करें, प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्डेड है तो उसका डिसऑर्डरनेस भी कम होगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि कौन से अमाइनो एसिड का डिसऑर्डरनेस कितना है। जैसे कि और ज्यादा है मतलब क्या, दैट इज नॉट इन अ फोल्डेड रीजन, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो अमाइनो एसिड से पता चल जाता है, दिस इज द क्यू, इसका डिसऑर्डरनेस इज रियली हाई। नाउ रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, terminal amino acids, they are always in a disordered state. Terminal amino acids, because terminal amino acids, they are unable to form a bond, right। अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्ली फोल्डिंग हो जाती है, ऐसा हो जाती है, टर्मिनल पे दोस्तों तो होता नहीं है। तो टर्मिनल जनरली हैव अ हायर डिसऑर्डरनेस, सो दे हैव अ हायर डिसऑर्डरनेस। बट एज यू कम डाउन यू सी दिस इज द डिसऑर्डर्ड रीजन, मतलब these regions, these are the disordered regions, these are the disordered regions, whereas these are the not that much। यहाँ पे देखो डिसऑर्डर है ही नहीं, मतलब दिस इज अ वेरी गुड फोल्डेड पार्ट, राइट, वेरी गुड फोल्डेड पार्ट। ऐसे यू कैन अंडरस्टैंड दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कोई लाइगेंड बना हुआ है, हाँ, देयर इज वन लाइगेंड दैट इज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द लाइगेंड। सी, 2 amino 2 hydroxymethyl propane 1,3-diol, this is the ligand and all, okay। So this is how you get this particular thing, but the main thing is that we have to download the structure too। You can download a particular structure too, because once you go to, suppose तुमने एक molecule बनाया हो, anti vaccine बनाया हो, ठीक, anti venom, that means it can go and bind to this particular snake venom and can prevent its activity। So obviously for that you have to download this structure, right। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें मॉलिक्यूल को बस देखना है तो 3D व्यू पे क्लिक कर सकते हो। once you click 3D व्यू, it's going to open up in 3D व्यू structure and to show up the structure, so that you don't have to download the structure। click on it to see the sequence, this is the entire sequence, and this is the protein। what is this red bubbles? These are water molecules associated with the particular protein। now see, यहाँ पे देखो, as I am moving my mouse, यहाँ पे नीचे देखो पता चल जाता है कि कौन सा है। सपोज दिस इज द valine 59, दिस इज proline 59, दिस इज द histine 9। तो देखो यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है। यू कैन सिंपली रोटेट इट एंड ट्राई टू फाइंड इट अबाउट, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। एंड इफ यू क्लिक समवेयर, यहाँ पे देखो मैं ऐसे क्लिक कर दिया
It's going to zoom up and it's going to show you the entire bonded structure. So this residue, कौन सा residue है? Leucine 43. So this is making a hydrogen bond with this particular strand of RNA. किसके साथ कर रहा है? This strand. What is this? This is histine 88. So histine 88 and leucine 43 is connected by a hydrogen bond. Again, these are the various kind of interactions are there. तो पूरा पता चल जाता है कि कैंसर क्या है, कैसा है, ना है. And obviously, if you need to download the structure, यहाँ पे देखो download files एक option है. And under that, you're going to find the option called PDB format. Okay. Simply click that PDB format. यहाँ पे click कर दो. That particular structure is going to get downloaded. And you can then open it up with PyMol. If you already have PyMol installed, then simply double click that molecule and it's going to open up in that PyMol sequence. Yeah. Clear. Now why it is important? Because इससे ही हमें पता चलेगा and that is how we can download the structure. Because once you develop the ligand, sometimes some structures are available. अगर तुम्हें available structures पे ligand बनानी हो तो प्रोटीन भी तुम्हें डाउनलोड करनी होगी, तो उस तरह से तुम डाउनलोड कर सकते हो नॉर्मली प्रोटीन्स को. क्लियर? क्लियर. ओके, वेरी गुड. तो हो गया, ये हो गया. अच्छा, पाइमॉल के बारे में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे. पाइमॉल की स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, उसे यूज सर इसमें नैरो थ्रेड क्या है सर? हाँ, नैरो थ्रेड्स निकले हुए थे, क्या था वो? कौन सा नैरो थ्रेड्स निकले हुए थे उसमें. नैरो थ्रेड्स मतलब पतले पतले धागे की तरह, वो क्या रहता है ऐसा? ये सब ये हाँ, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, डोंट वरी. ये कुछ नहीं, ये देखो तुम्हारा प्रोटीन है. These are the disordered proteins. लूप्स, उसे लूप कहते हैं, ठीक है. These are the beta sheets. ये लंबा जो शीट है, ये है बीटा शीट, ये है अल्फा हेलिक्स. ओके, और जो लंबा रीजन है, ये दिस थ्रेड्स, these are the protein sequences, but these are the disordered regions. स्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ. वहां पे देख रहे थे ना कि बहुत सारे disordered regions है. These are the regions, so disordered regions. That's why they are not in a folded conformation. They are terminal amino acid. हाँ, सब टर्मिनल नहीं है, but generally terminals are in an unfolded condition. देखो यहाँ पे ऐसे, this is terminal, unfolded. This is another terminal part. This is unfolded. But rest of the वहाँ पे देखो disorderness भी बहुत ज्यादा high था, right? तो यहाँ पे भी वही structure है. तो मैं ये पाइमॉल नेक्स्ट क्लास में पूरा समझाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं. ओके, वेरी गुड. तो ये हो गया तुम्हारा पाइमॉल, मतलब सॉरी, प्रोटीन स्ट्रक्चर को यहाँ से पीडीबी से कैसे निकाले हो, कैसे ना निकाले हैं. वेरी गुड, ऐसे ऐसे. सो सी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर. यहाँ पे तुम कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर सॉल्व कर सकते हो. जनरली पीपल, देयर आर मेनी पीपल हु सॉल्व द स्ट्रक्चर. मतलब यहाँ पे तुम जाओ तो देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर समरी में तुम्हें यहाँ पे लोगों के नाम मिल जाती है, राइट? सुतो, यामाकाजी, मोरिटा, ऑल दीज ऑथर सबमिटेड दिस, मतलब सब मिलके प्रोटीन स्ट्रक्चर सॉल्व किया, ये किया और फिर इसको अपलोड किया है. सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज द 7ELJ. दिस इज द prion derived tetrapeptide that stabilizes thermolabile insulin via conformation traction. This is the insulin molecules structure solved by a particular, अब एक पेप्टाइड से लगा के स्ट्रक्चर सॉल्व हुआ है, ठीक है. हो गया. तो इसका ऑथर क्या, कौन है, यहाँ पे जाके तुम देख पाओगे. यहाँ पे तब जो है, ये तो पेपर है, ये तो पेपर है जहाँ पे सॉल्व किया गया है. और दिस इज द डिपोजिटिंग ऑथर. कौन है ये? कौन है? ऐसा मजाक कर रहा था. या दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई हैव सॉल्व्ड, एंड मैंने NMR स्ट्रक्चर यूज किया था. आई हैव सॉल्व्ड दिस थ्रू NMR. सो दिस इज द मेथड दैट आई हैव यूज्ड, NMR मेथड से. देखो NMR मेथड पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर, मैंने कहा था ना कि NMR structures are not that great. X structures are much more better. तो यहाँ पे देखो, रामाचंद्रन outliers पे 1.5% of them are in the outliers. It is possible because Ramachandran NMR structures are not that great structures. Okay, very good. फिर भी एक स्ट्रक्चर सॉल्व कर लिया यार, पिछले साल ही किया था 2021 में. बोस्टाउरस और होमो सेपियंस. हाँ, बोस्टाउरस और होमो सेपियंस दोनों का है ना सर? हाँ, ये तो ह्यूमन प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ काउ. ओके, ह्यूमन इंसुलिन एक्सप्रेस इन अ काउ. उस पे किया था, ठीक है, बस हो गया. तो ये तुम्हारा मतलब पीडीबी आईडी तब हो गया, या ये वाला हो गया. वेरी गुड. अब बात है
कि जब हम प्रोटीन को स्ट्रक्चर को समझेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोटीन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पीडीबी में तो तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पे पीडीबी में तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन का ये है, कौन से प्रोटीन पे अल्फा हेलिक्स है, कौन से प्रोटीन पे बीटा शीट है, कौन सा एकदम ही डिसऑर्डर रीजियन है, लूप रीजियन, पता चल जाएगा, राइट। यस सर। तो वी यूटिलाइज दैट कैसे। सो समटाइम्स there are three different things whenever you give a test protein it might have a sequence। अब देखो जैसे कि मैंने कहा था कि अब अल्फा हेलिक्स होने के लिए there are few things, जैसे कि कुछ होती है कि एक प्रॉपर डोमेन होती है that always forms alpha helix, right। So when you upload a particular protein it analyzes the sequence in a particular, कोई भी अगर तुम सर्वर में प्रोटीन डालो स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए तो पहले सीक्वेंस पढ़ लेते हैं और सीक्वेंस पढ़ के डोमेन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा डोमेन है। तो ये तीनों डोमेन है, अच्छा ये 3 डोमेन है, इस डोमेन पर सीक्वेंस क्या है, सपोज एलानिन ल्यूसिन, एलानिन ल्यूसिन, सपोज एएल इज द सीक्वेंस। तो ये जाके क्या करेगा, वो जाके पीडीबी में जाके सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर को देखेगा और देखेगा कि एएल दिस डोमेन इज प्रेजेंट इन एनी प्रोटीन और नॉट। तो उसे देखला कि हाँ ये एलानिन ल्यूसिन ये डोमेन 300 प्रोटीन पे है। अब ये डोमेन का स्ट्रक्चर 300 प्रोटीन में क्या है, तो देखा कि 300 प्रोटीन में ही इस डोमेन का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स है। सो इट इज गोइंग टू असाइन, मतलब तो पता चलेगा कि ये डोमेन का स्ट्रक्चर इज इंट्रिंसिकली टू फॉर्म अ अल्फा हेलिक्स, ओके। तो वो उसे अल्फा हेलिक्स का रोल दे देगा, इज गोइंग टू असाइन एन अल्फा हेलिक्स डोमेन टू दैट पर्टिकुलर नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। फिर नेक्स्ट डोमेन ढूंढेगा कि उसका सीक्वेंस क्या है, फिर से पीडीबी में जाके सारे प्रोटीन का सीक्वेंस को स्कैन करेगा, फिर पता करेगा कि कौन से प्रोटीन में ये डोमेन है, फिर उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट वो स्ट्रक्चर को वो देगा। क्लियर? यस सर। तो 3 चीज हो सकती है, एक तुम प्रोटीन दिए हो, दैट इज अ यूनिक प्रोटीन, उसका सीक्वेंस कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, दैट मींस इट्स अ न्यू फोल्ड टारगेट, that means that kind of fold is not present in the PDB structure, okay। तो using this क्या तुम similarity मैच करके कर सकते हो? You can't। and similarity matching को हम लोग क्या करते हैं scientific term पे, we call it homology, right। so there is one method that is homology modeling। homology modeling मतलब तुम दूसरे प्रोटीन जो सॉल्व स्ट्रक्चर है ऑलरेडी उसकी प्रोटीन को जाके ढूंढो और देखो उस प्रोटीन की उस जगह का स्ट्रक्चर क्या है, उस सीक्वेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उस सीक्वेंस का स्ट्रक्चर जो होगा उसे दे दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉजी मॉडलिंग। समटाइम्स यू हैव होमोलॉजी, समटाइम्स यू हैव अ some proteins which have nothing similar। होमोलॉजी में क्या होगा, इजी होमोलॉजी मॉडलिंग होती है। इजी होमोलॉजी मॉडलिंग मतलब इट हैज अ होमोलोगस प्रोटीन इन पीडीबी। जैसे कि अगर मैं VGF कर रहा हूं तो VGF का तो है ही, राइट। तो ह्यूमन VGF और स्नेक VGF आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसका भी वही होगा, तो सेम हो गया। Now generally we don't have VGFF, right? Okay, but if we had, that would be a same structure because same protein, clear। another is hard HM। hard HM मतलब distance homologous protein है, मतलब that protein is related to you but suppose VGFF है, right। I have another protein but मैंने VGFF का स्ट्रक्चर सॉल्व करना है, पर मैं जाके देखा कि वहां पे VGFA का स्ट्रक्चर सॉल्व है। Now that also belongs to the same protein, VGF protein only, but that is not exactly the same protein, right। that's a distance homolog। VGFA and VGFA are distance homolog। इससे वो पता चल जाता है कि वो कौन सा है। it's a hard homology modeling, क्योंकि वहां पे देखो जैसे कि अगर तुम्हारे जैसे कि होता है कि तुम जैसे दिखते हो, तो कोई रिलेटिव अगर आएगा तो तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि तुम किसके बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे शक्ल से माँ या पापा का सूरत तो मिलती जुलती है, राइट। तो वो लोग मतलब बिना, अगर सपोज तुमको 10 साल बाद ही देख रहे हैं, पर तुम्हें देख के ही उनको पता चल जाएगा कि यार तुम किसके बच्चे हो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो मिलती जुलती है। पर अगर देखो तुम्हारे मौसी को देखेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो, पर अगर कोई दूर के रिश्तेदार हो उसके साथ क्या तुम्हारा सिमिलरिटी होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत दूर का है। जितना दूर का होगा उतना कम सिमिलरिटी होगा। प्रोटीन के साथ भी वही होता है, जितना नजदीक के रिलेटिव जितना क्लोज होगे
उतना स्ट्रक्चर तुम्हारा मिलता जुलता रहेगा, जितना दूर जाओगे स्ट्रक्चर उतनी बिगड़ती जाएगी। क्लियर? क्लियर। सो दिस इज हाउ वी डू द होमोलॉजी मॉडलिंग। और होमोलॉजी मॉडलिंग का तो हो गया, समझ में आया। पर अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में पता ही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर एकदम यूनिक है, तो उसको उसका काम कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री जानना होगा। कैसे? देयर आर फ्यू अमाइनो एसिड that have the propensity to form alpha helix. Which amino acids? Malic. Malic मतलब M for methionine, A for alanine, then leucine, glutamate and lysine. These 5 amino acids, they have high tendency to participate and form a alpha helix. Okay. तो कोई भी डोमेन पे अगर इस पांचों स्ट्रक्चर की ज्यादा रहेगी, इस concentration ज्यादा रहेगी, that particular domain is going to fold like an alpha helix, right? अगर सपोज 5 दोस्त है और पांचों दोस्त सिगरेट पीते हैं, तो तुम अगर वहीं पे जाओ तो तुम्हें मिलेगा कि वो लोग 5 सिगरेट पी रहे? पर सपोज मिलेगा। अभी एक दोस्त है सिगरेट पीता है, बाकी 5 नहीं पीते। अब किसी के घर पे गया हो, तो अगर बोलेगा भाई सिगरेट पीएगा, बोलेगा यार नहीं मत पी यार, घर पे मैं पीता नहीं हूँ, चुपचाप बैठे रहे, तो वो नहीं पिएगा, राइट? तो यही पे होता है। तो वो पांचों जहां पे रहेंगे वो लोग ट्राई करेंगे कि यार अरे हेलिक्स फॉर्म कर ले यार, हेलिक्स फॉर्म कर ले, हेलिक्स फॉर्म कर ले, बिकॉज दे हैव हायर टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन हेलिक्स। whereas two amino acid proline and glycine, they are known as helix breaker. They are known as helix breaker. Why? क्योंकि प्रोलीन जो होती है ना, प्रोलीन के एमाइड हाइड्रोजन, एमाइड नाइट्रोजन नहीं है। स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। Does it have a free NH2 group? सब अमाइनस में NH2 ग्रुप है, प्रोलीन की है? नहीं है। This NH fails to participate in an hydrogen bond. और अल्फा हेलिक्स के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज एसेंशियल। That is why proline never participates in alpha helix. वो अल्फा हेलिक्स होती नहीं है। उसके साथ और क्या होता है, उसका जो साइड चेन है ना, दैट एक्चुअली हेलिक्स ब्रेक कर लेता है, बिकॉज वो बेंड नहीं हो पाता है। 30 डिग्री बेंड हो जाता है, उससे क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। सिमिलरली ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज सच अ स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। हाईली फ्लेक्सिबल, छोटा है ना यार, कुछ कहीं पे बैठता नहीं है, ठीक सा हिलता रहता है, और जितना हिलेगा उतना क्या होगा, उसका फ्लेक्सिबिलिटी हाई होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी हाई होने से क्या होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? क्लियर। Similarly, beta sheet. There are some amino acids that forms or that favors the formation of beta sheet. Who are those? Amino acid which contains the large aromatic residues like tyrosine, phenylalanine, tryptophan, and other amino acids like threonine, valine, isoleucine, because they contain a beta branched side chains. और जिसके पास ये दोनों होती है, they are likely to form a beta sheet. तो जहां इस अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, that particular region forms, it is generally seen that particular region forms beta sheet. Okay. But again proline आ गया। proline क्या करता है? proline generally it also breaks, वो भी participate तो करता नहीं है beta sheet पे, but is generally found to be present at the edge of beta sheet. Why edge of beta sheet? क्योंकि edge पे वो क्या करता है, वो उसे ब्रेक कर देता है, वो बीटा शीट को ब्रेक करता है। ब्रेक करता मतलब देखो, बीटा शीट, यहाँ पे बीटा शीट के स्ट्रक्चर देखो पता चलेगा। बीटा शीट हैज अ हायर प्रोपेंसिटी टू पार्टिसिपेट इन एग्रीगेशन। ये तो दो स्ट्रैंडों को मिला रहा है ना, ऐसे 3 4 5 6 स्ट्रैंड अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होगा, प्रोटीन एग्रीगेट करके नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, तो दैट इज व्हाई टू प्रिवेंट दिस एग्रीगेशन, prolines are present at the edge of beta sheet so as to prevent the hydrogen bond formation. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे कि वो प्रिवेंट कर दिया तो क्या होगा, इट प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ टू प्रोटीन्स। मतलब दूसरा भी एक प्रोटीन आ गया, प्रोटीन ए आ गया और प्रोटीन बी है, तो दोनों का बीटा शीट भी इंटरैक्ट कर लेता है। पर अगर प्रोलीन हो तो प्रोलीन वो दोनों प्रोटीन का बीटा शीट को इंटरैक्ट करने से मना कर देता है, और ऐसे क्या हो गया, हेवी मॉलिक्यूलर वेट नहीं हुआ तो प्रोटीन एग्रीगेशन नहीं हुआ। बिकॉज दिस प्रोटीन एग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज एमाइलॉइड फॉर्मेशन, एंड एमाइलॉइड फॉर्मेशन इज रियली अ डिजीज्ड कंडीशन। वो बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, मतलब
अमाइलॉइड फॉर्मेशन होने से बहुत तरह तरह की डिजीज होती है, जैसे कि कोई भी अल्जाइमर ले लो, पार्किंसन ले लो, सब होती है फॉर अमाइलॉइड फॉर्मेशन इन ब्रेन। ब्रेन पे अमाइलॉइड फॉर्मेशन होने से ये डिजीज होती है। दैट इज व्हाई इट शुड बी रिजेक्टेड, होनी नहीं चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई नेचर हैज ऑलरेडी पुट बीटा शीट प्रोटीन्स इन द एज ऑफ दैट बीटा शीट, कि वहां पे जाके प्रिवेंट इट। क्लियर? क्लियर। Okay. So with this information, next day we're going to start the modeling of protein. Okay? हम लोग प्रोटीन मॉडल करेंगे और फिर इसकी एनालिसिस करेंगे। क्लियर? क्लियर सर। ओके, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर, ओनली आई वांट इंफॉर्मेशन सर। हाँ बता। NPTEL का ड्रग डिजाइनिंग एक PDF कहीं से डाउनलोड किया था मैंने सर। हाँ, तो उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक सर ये बहुत महंगी है जो किताब। NPTEL का मतलब? NPTEL स्वयं है ना सर, स्वयं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। हाँ, उसका तुम पढ़ ही सकते हो, वेरी गुड, उसका भी पढ़ सकते हो। या फिर कुछ, मैं तुम्हें एक किताब, अरे मुझे समय नहीं मिलता है, भूल जाता हूँ, तो एक किताब है उसका PDF भी, कुछ कुछ किताब की PDF अवेलेबल है। मैंने तो खोज रखा सर, कुछ बुक्स जो मिले उसमें काफी हार्ड लैंग्वेज थे। अच्छा, हाँ, मतलब जनरली कुछ लैंग्वेज जो बुक्स होती है ना, वो सब तो बाहर के होते हैं ना, इंडियन बुक्स कुछ कम ही है, तो वो कर लो और ट्राई करो थोड़ा सा वो किताब भी पढ़ना, बिकॉज दोस बुक्स हेल्प्स अ लॉट। ठीक है? एनपीटीएल के तुम कोर्स कर सकते हो, मैंने कभी किया नहीं है, आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं है, बट कर लो, अगर देखो तो अच्छा लगा तो यार पढ़ लो, क्या है। कोर्स उसका नहीं सर, PDF है, PDF जो बनाया है ना उन्होंने। ओ अच्छा, हाँ PDF पढ़ लो, क्या है, ठीक ही है। या फिर मैं एक दो किताब मैं ढूंढ के देखता हूँ यार, इजी लैंग्वेज का कोई किताब मिला तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है? हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ, एक देखिएगा बुक सर जिसको पढ़ करके मतलब अब भूल जाते हैं। देखो जनरली मैं तो बाहर का ही सब किताब पढ़ा हूँ ना। ठीक है, मैं देखता हूँ इंडियन ऑथर का कोई किताब आया है या नहीं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, श्योर, एकदम, बाय।